सारी निराशाओं को तोड़ते हुए हमास ने गाजा के अंदर अपनी मार जारी रखी है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन आज की यह है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इजराइल अब इस रास्ते पे पहुंच गया है जहां पर उसको अब नरसंहार करने के अलावा कोई स्थिति नहीं है और हमास के पास अब जीतने के अलावा कोई उसके सामने लक्ष्य नहीं है, गाजा की जनता के सामने भी, क्योंकि हमास ने जो नेगोशिएशन है इसका कह दिया है इनका कोई मतलब इस दौर में नहीं है। इसके ये जो ट्रंप और नेतन्याहू, दरअसल वो ट्रंप का जो ओरिजिनल प्लान है कि गाजा को खाली कराना, पूरा उसमें सारी बिल्डिंग्स को नष्ट कर देना और फिर ट्रंप टावर्स बनाना, वो उसका प्लान नेतन्याहू इंप्लीमेंट कर रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए दूसरी जो हेडलाइंस है। तीसरी बात जो आज जिस तरीके मतलब गाजा की जो की जनता दरअसल भुखमरी के बीच कैसे लड़ रही है, उसके भी कुछ इंस्टेंसेस सामने आए हैं। लोग कैसे अपने आप को मजबूत रख रहे हैं, अपने आप को चलिए जिंदा रख रहे हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें आई हैं जो मैंने अपने पोस्ट में डाली थी और जो आप लोगों ने भी कुछ कहा कि ये मत दिखाइए, लेकिन वो सच्चाई है कि एक दिव्यांग, वो मैल नरिश्ड वो आदमी, आपने देखा किस, उसकी फोटो भी मैंने डाली, कितना वो सूख गया है और उसकी मौत हो गई और सारे अरब मुल्क चुप है। लेकिन आज मैं अरब मुल्कों पे हमला मैं कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा, लेकिन आज मैं केवल उस बात पे सीमित नहीं रहूंगा क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं। सीरिया में पूरी तरह से इजराइल फेल हो गया है और अल शरा भी फेल हो गया, यानी इजराइल फेल, अल शरा फेल, ट्रंप फेल। वो भी मैं बताऊंगा कैसे पूरा साफ हो गए। मतलब बस अब एक औपचारिकता बाकी है, आप विश्वास मानिए औपचारिकता बाकी है और औपचारिकता चल सकती है 3-4-5 महीना, जब रेजिस्टेंस टेक ओवर कर लेगा दमिश्क को, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ईरान ने कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियां ली हैं, जो रशिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो, और जो उसने फिलिस्तीन के लिए भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो लेबनान में क्या हुआ, पूरे विश्व स्तर पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की और क्या खबरें हैं, ये सारी चीजें हम आज आपके बीच लाए हैं, आज यानी 21 जुलाई 2025। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अल शुजैया में एक हमीम 2 एक्सप्लोजिव डिवाइस। अब हमीम 2 क्या है? देखिए ये वही बात आ जाती है, ईएफपी, एक्सप्लोजिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स। हमीम 2 थाके, शावेज, अलग अलग तरीके के नाम है। कभी शावेज एक्सप्लोजिव केवल होता है, कभी उसमें वो जो मतलब रॉकेट बन जाता है वो नहीं होता। जैसे कभी कभी शावेज आपने सुना होगा, हमास के फाइट, मेरे ही मुंह से, हमास के फाइटर्स ने सीधे किसी टैंक की कॉकपिट में डाल दिया, तो उस समय वो केवल एक्सप्लोजिव रहता है। लेकिन फिर उसको अगर ईएफपी बनाना है तो उसको भी हमास बना देता। अब हमीम 2 से क्या हुआ? हमीम 2 से देखिए, ये अल रिदवान मस्जिद है शुजैया में, जो कि गाजा के सेंट्रल ईस्ट एरिया है, और यहां पर उन्होंने एक मरकबा टैंक को ग्राउंड एक्सप्लोजिव डिवाइस से, यानी नीचे से जो नीचे से पहले से प्लांटेड थी, इसका मतलब है वो ईएफपी थी, क्योंकि नीचे से प्लांटेड जो ईएफपी है, मैं बता चुका हूं, इजराइल नहीं संभाल पा रहा है। सामने से तो वो कुछ इंटरसेप्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हालांकि सामने के भी जो आरपीजी शेल से जो सीधे ऐसे जो कंधे पर रख के चलाई जाती है, वो जो हमास मार रहा है, वो भी इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ रही है। मरकबा टैंक बहुत उड़ रहा है, लेकिन ये जो नीचे से जो वार होता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है और इसमें इजरायली सोल्जर्स की मौत निश्चित होती है, जो कि आज भी हुई। अभी मैं आंकड़े आपको देखिए, वो अभी तक आए नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो वो सारी बातें एक आंकड़ों पे को हम बताएंगे आपको, मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे थर्सडे तक। उसके बाद देखिए जो एक और देर अल बला। अब देर अल बला साउथ ईस्ट, यानी थोड़ा सा शुजैया के साउथ में पड़ता है, और लेकिन खान यूनिस के नॉर्थ में। तो देर अल बला में आज इजराइल ने काफी किलिंग्स की, काफी बम्बार्डमेंट किया, और उनका मकसद भी मैं अभी बताऊंगा क्या था। लेकिन जो हमास ने उसी समय रिस्पॉन्ड किया, ये भी एक देखिए नई बात है, ये कुछ दिनों से चल रही है। हमास ने उसी समय एक पूरी की पूरी इजरायली व्हीकल उसको उड़ा दिया, और वो भी देखिए एक ईएफपी से उड़ाया, एक्सप्लोजिवली फॉर्म्ड डेटोनेटर से। बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं इजराइल के लिए। ये देखिए दूसरी एक बड़ी घटना इधर की हुई। उसके बाद जो परसों यानी 19 जुलाई 2025 को
जो हमास ने एक बर्क, अब ये देखिए, बर्क एक्सप्लोजिव डिवाइस से जो 2 इजरायली सैन्य वाहन को मारा था, उसके बारे में भी खबर आ गई, उसका वीडियो आ गया। उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इजरायली सोल्जर्स जो 2 पर्सनल कैरियर्स में थे, हालांकि होने तो ज्यादा चाहिए लेकिन उस समय शायद कम थे, 6 या 7 थे, एक में 6 या 7, दूसरे में भी ऐसे 5 या 6, जो इससे जो बर्क से उड़ाया। अब बर्क एक अलग तरह का ईएफपी, वही उसके पहलेपन में थोड़ा फर्क होगा कि तो ये सारी चीजें उससे उड़ाया, और उससे इजरायली सोल्जर्स आप देख सकते हैं सारे मारे गए, उसमें कोई संभावना नहीं है। उसमें एक इजरायली सोल्जर्स को गिरफ्तार करने की भी कोशिश हुई। ये फिर से, ये कम से कम चौथी बार हो रहा है। ये कभी भी खबर आ सकती है कि इजरायली सोल्जर्स को हमास की फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया, और ये बहुत बड़ा असर डालेगा। और जब हम गाजा की सीज फायर टॉक्स में आएंगे तब हम इस पर और बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर और महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद देखिए, जो बेत हनून के जो कमांडर है हुसैन फैयाद, अब मैं आपको इनके बारे में बताया है, बेत हनून में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। 7 जुलाई की घटना जो हुई थी उसके पहले भी हुई है। हुसैन फैयाद या अबू हमजा फैयाद जिनको कहा जाता है, उनके बेटे, उनकी वाइफ और एक और बच्चे को, 3 लोगों को इजराइल ने कल मार दिया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट, 20 जुलाई 2025। ऐसे इजराइल करता है, वो कमांडर्स के फैमिलीज को टारगेट करता है। और ये जो सारी चीजें हैं, इसको हम लोग, ये हमास जो है इसका जवाब भी देता है। हमास उन सोल्जर्स को ढूंढ के मारता, आप जानते हैं, जो इस तरह की वारदातें करते हैं, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स के औरतों और बच्चों को मारते हैं, हमास उनको ढूंढ के मारता है। तो ये देखिए एक जो ट्रैजिक खबर आज की है। उसके बाद वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? तो वेस्ट बैंक में देखिए, हिजमा जो जेरूसलम में एक शहर है, वहां पर काफी दिनों बाद आज भिड़ंत हुई फिलिस्तीनी यूथ और इजरायली सेटलर्स में। और वहां पर जो एक इजरायली पुलिस है, आईडीएफ ने, इजरायली पुलिस की कुछ व्हीकल्स लड़कों ने, जो फिलिस्तीनी युवा हैं, उन्होंने डैमेज कर दी। उसके बाद जेनिन में, जहां पर इतनी घेरेबंदी चल रही है, हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं, वहां पर जनता ने पॉपुलर मार्च निकाला गाजा में भुखमरी के खिलाफ। यानी वेस्ट बैंक की जनता सड़कों पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, जबकि वेस्ट बैंक में भी वही कहर बरपाया जा रहा है। उतना नहीं, उस लेवल का नहीं, कोई ब्लॉकेड नहीं है, कोई वहां फैमिन नहीं है, कोई इस तरह की हवाई बम्बार्डमेंट नहीं है। गाजा तो खैर एक अलग ही लेवल पे चीजें हो रही है, लेकिन यहां आप देखिए कि कम से कम ये जॉर्डन से तो बेहतर है ना, सऊदी अरेबिया से तो बेहतर है ना। तो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन और ये सब जो बाकी मुस्लिम देश हैं, इनमें क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहे, इनमें क्यों नहीं इस तरह की बातें हो रही? और अब तो सभी बंद हो गया, पाकिस्तान में भी बंद हो गया। मैंने आज खूब सबको आड़े हाथों लिया है, मेरे एक्स प्लेटफॉर्म पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, सबको मैंने ये कोशिश की है, क्योंकि ये गुनाह माफ नहीं करेगा। ये अल्लामा इकबाल कह गए, कभी नहीं करते, मतलब मिल्लत के गुनाहों को माफ नहीं किया जाता, और मिल्लत के गुनाह हैं ये। इसमें एक एक आदमी तड़पेगा, तड़प तड़प के मरेगा, ये बात तय है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, जिसने भी जरा भी। अब इसमें यह भी काम नहीं चलेगा कि आप बस चुप रहिए और सपोर्ट करिए, आपको खुल के आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ सड़क पे आना पड़ेगा। और मैं भारत के लोगों से कह रहा हूं, और सभी जो पूरे साउथ एशिया के लोग हैं, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां पर जो नाब्लस के वेस्ट में जो जवाता शहर है, वहां पर इजरायली फोर्सेस ने एक घर को बिसीज किया था, उसको फिलिस्तीनी लड़ाकों ने लड़के छुड़ा लिया, पूरी की पूरी इजरायली कब्जे को वहां से हटा दिया। कलकलिया में भी इसी तरह से कफ्र सबा नेबरहुड में इजराइल ने एक घर को कब्जा करने की कोशिश की, फिलिस्तीनी फाइटर्स ने, वहां भी गोली चली, वहां पर भी उस कब्जे से हटा दिया, इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद दिशे कैंप जो कि बेथलेम में है, यहां भी इस तरह की कोशिश हुई, यहां भी इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। यानी 3 पॉइंट्स पे वेस्ट बैंक में लगातार इजरायली सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। और जेरूसलम में जो एक माले अदुमिम सेटलमेंट है जूश, उसके पास एक बस आईडीएफ सोल्जर्स की पलट गई, और आईडीएफ ने सीधे कहा है कि इसमें हमास का हाथ है। और यह कभी उम्मीद ही नहीं उन्होंने की थी कि जूश सेटलमेंट के पास हमास इतना प्रभावी होगा। और वो बस पलटी, उसमें 10 इजरायली सोल्जर बुरी तरह से घायल है, कम से कम 6 की हालत नाजुक है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसको भी लेके ये हो रहा है कि ये भी एक तरह से हमास के ही लोगों ने किया है, या किसी फिलिस्तीनी ने, जो लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं,
जो कि अकेले जो फिलिस्तीनी हमला करते हैं, रन ओवर ऑपरेशन होते हैं, उस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किया वो पता ही नहीं चला। अब बस कैसे गिरी, अचानक दो गड्ढे कहां से आ गए उसके सामने, पहले रोड साफ थी, जो दो गड्ढे आए, एक गड्ढे में पहले धसी, फिर थोड़ी सी निकलने की कोशिश की, निकली, फिर दूसरे गड्ढे में धस गई। और सबसे मजेदार बात है कि ये सब दिन में हुआ और दिन में इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें भाई हो रही हैं वेस्ट बैंक में। देखिए ये पूरी घटना हुई। उसके बाद देखिए जो कबातिया है, जो कबातिया अब ये भी जेनिन के साउथ में है, यहां भी जबरदस्त कई एक्सेस पे, यानी कई जो एंट्री पॉइंट्स हैं कबातिया के, उनके 3 या 4 एंट्री पॉइंट्स हैं। उन 3 या 4 एंट्री पॉइंट्स पे इजरायली फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की कबातिया के अंदर, वो नहीं घुस पाए। वेस्ट बैंक में मैंने आपको जैसे कहा था कि रेजिस्टेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो अपर हैंड लेता चला जा रहा है। उसके बाद हिब्रॉन में, अब हिब्रॉन जो कि साउथ वेस्ट बैंक में, यहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ, ये भी अब देखिए शुरू हो रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ कि वो हमास का साथ दे और वहां की जो पानी की समस्या है हिब्रॉन की उसको सॉल्व करे, और वो कुछ पानी गाजा को पहुंचाए। इसलिए वेस्ट बैंक में भी आज हिब्रॉन में पूरा एक प्रदर्शन हुआ और कई घंटे वहां जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो एरिया, जो कुछ ऑफिस है, उसको घेरे रखा लोगों ने, मारपीट भी हुई है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों को पीटा भी गया है। और ये मैं फिर से बता दूं कि ये एक कोशिश वेस्ट बैंक से जो लगातार जारी है कि खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये सारी चीजें इसका ये एक हिस्सा है। उसके बाद देखिए जो अब इजरायली सेना की जो, क्योंकि इसी से जुड़ी जो बात है, इजरायली सेना की जो एक क्राइसिस है कि 300 अफसर जो हैं उनके मिसिंग है। 300 अफसर, मतलब उनको नए रिक्रूट करने, ऑब्वियसली मारे जा चुके हैं, तो वो उनको नहीं मिल रहे। और प्लेटून कमांडर लेवल पे ये हो रहा है। और प्लेटून मतलब क्या होता है कि एक कंपनी, जैसे एक रेजिमेंट 1000 की हो गई, ब्रिगेड 700-800 की हो गई, बटालियन थोड़ी ज्यादा हो गई, डिवीजन उससे ज्यादा हो गया। तो अब जो कंपनी होती है वो करीब 100 सोल्जर्स की होती है, और प्लेटून होती है वो 10 या 15 सोल्जर्स की होती है। और एक किसी जो रेजिमेंट्स होती है उनके अंदर जो कंपनीज होती है, प्लेटून होती है। तो प्लेटून कमांडर जो है उनकी शॉर्टेज पड़ रही है। और मैंने आपको बताया कि 10,000 सोल्जर्स की वैसे ही बहुत मतलब शॉर्टेज है इजरायली सेना में, और उससे ज्यादा भी जो रिजर्विस्ट हैं उनमें तो बहुत ही बड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि जो इजराइल ने सोचा था हम 4-5 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज करेंगे, वो हुआ नहीं, वो संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा लोग निकले कि मतलब जो या तो निकल गए या हरेदी निकले, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और या वो फिर घायल रहे या मानसिक अस्पतालों में। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसको देखते हुए इजराइल में एक बड़ा संकट इजरायली सेना का ये है कि उसको 300 प्लेटून कमांडर्स उसके नहीं है। वो एडवर्टाइज कर रहा है, लोग उसमें आना नहीं चाह रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर जो आईडीएफ में सर्व करते हैं उसके बाद वापस जाते हैं, हमें कोई नौकरी नहीं देता इजराइल में। यह पूरी स्थिति है। आर्मर्ड जो उनकी कोर है, यानी जो बख्तरबंद गाड़ियों की जो पूरी उनकी जो ब्रिगेड है, उसमें 30% की कमी आ गई है। अब इसमें कितनी सारी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और ये टैंक नहीं है, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कितनी सारी बख्तरबंद गाड़ियां ये हमास ने उड़ाई। उसके बाद देखिए एक ईस्टर्न डिवीजन इन लोगों ने बनाई है, जिसमें ये लोग गाजा के जो ईस्टर्न हिस्से हैं वहां पर ये कब्जा कर सके। इन्होंने खान यूनिस को 2 हिस्सों में बांटा था, ईस्ट को अपने अंडर लिया था, वेस्ट को उधर ये गाजा के लोगों से कह दिया था वेस्ट में जाओ। वो पूरा प्लान फेल हो गया। अब जो ईस्टर्न डिवीजन जो बनी थी ये पूरी फ्लॉप निकली है, इसके लोग ही नहीं टर्न अप हुए। इसमें कई कमांडर इसके मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग इसके ईस्टर्न डिवीजन के घायल हैं। ये 2 महीने पहले बनी थी चुपचाप, अब खबर आ रही है, और इसकी जो पूरी सच्चाई सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये पूरी तरह से फेलियर। और इसी तरह से जो नेहुद यहूजिया बटालियन थी वो भी कोलैप्स कर चुकी है। कल मैंने बताया था 98th जो पैराट्रूपर्स डिवीजन है वो कोलैप्स कर चुकी है। ये सारी जो खबरें हैं ये लोग नहीं बता रहे हैं, और ये मैं आपको आपके सामने ले आ रहा हूं। उसके बाद देखिए जो कमांडर्स हैं भी जो रेगुलर यूनिट्स में हैं, एक तो रेगुलर यूनिट्स होती हैं, रिजर्व यूनिट्स होती हैं, दोनों में क्राइसिस है। रेगुलर यूनिट्स में वो लोग ये कह रहे हैं कि डिप्टी बटालियन कमांडर हमको नहीं मिल रहे। अब
ये देखिए, ये जो क्राइसिस होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बड़े बड़े युद्धों में ये इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन ये बारीक चीजें, इसको आम जनता नहीं जान पाती कि भाई इस वजह से ये लोग युद्ध हार गए। अब कमांडर तो है, मान लीजिए बटालियन का एक कमांडर है, बटालियन बड़ी होती है, वो मतलब ये रेजिमेंट से बड़ी हो सकती है। कई रेजिमेंट्स के कंपनीज को मिला के एक बटालियन बनाई जाती है, 1200 की भी हो सकती है, 1400 की भी हो सकती है। अब वो बटालियन बना दी, उसका बटालियन कमांडर है, लेकिन उसके ऑर्डर को नीचे तक ले जाने वाला डिप्टी बटालियन कमांडर नहीं है। अब वो कोई गुरिल्ला फोर्स तो है नहीं हमास की तरह के, वो उसको चाहिए ही नहीं कमांडर्स, उसको तो अपने हिसाब से जो 6-6, 7-7 लोगों के ग्रुप्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से, विकेंद्रित तरीके से, यानी एक जगह उनका कोई केंद्रीकरण नहीं है, अलग अलग तरीके से वो लोग, और अपने डिसीजन उन तक जो सेंट्रल कमांड है वो पहुंचाता रहता है, और वो भी उनके टच में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज नहीं करते, तो वहां ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अलग तरह से लड़ रहे हैं, वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वो गुरिल्ला आर्मी है। अब यहां पर जो रेगुलर आर्मी है, इसको के बाद डिप्टी कमांडर नहीं है, तो जो बटालियन के कमांडर साहब हैं, वो कैसे अपना ऑर्डर नीचे कैसे पहुंचाएं? वो तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाना चाहेंगे नीचे के सोल्जर्स के पास। हमास में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहिया सिनवार भी जब थे, तो आम एकदम ऑर्डिनरी जो कमांडर्स होते, या मतलब जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स होते थे, जो यंग 19-20 साल के लड़के, 18-19, 16-17 साल के भी लड़के जो भर्ती होते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। ये कल्चर आईडीएफ में नहीं है। आईडीएफ बड़ा रेसिस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय सेना में भी ये इस तरह का मतलब इंटरैक्शन का कल्चर है, कमांडर्स जो हैं सैनिकों से इंटरैक्ट करते हैं। आईडीएफ में ये नहीं है शुरू से, क्योंकि ये रेसिस्ट आर्मी है। इसमें जो अश्केनाजी जूज हैं, जो ईस्ट यूरोप से आए, ये ऑफिसर्स हैं। जो इथोपिया, अफ्रीका, गरीब देशों से जूज आए, वो सोल्जर्स हैं। तो इसलिए ये उनसे कैसे इंटरमिक्स करे? तुम बाहर अगर रेसिज्म करोगे तो अपने अंदर भी करोगे। वही हो रहा है। तो अब जो देखिए पूरी सिचुएशन है, उसमें ये एक बात साफ हो गई है कि इस लेवल, ये जो आर्मी अब इस तरह की जो क्राइसिस फेस करती है, ये एक बुरी स्थिति में आ जाती है। और कई इसमें ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 400 दिन, 450 दिन एक्स्ट्रा सर्व कर चुके हैं। अभी 652वां दिन, 652वां या 653वां दिन है आज युद्ध का, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। और वो लोग जो हैं लीव पे जाना चाहते हैं, वो लेकिन लीव पे उनको नहीं भेजा जा रहा है, और उनकी फैमिली लाइफ खराब हो रही है। वो उनके, क्योंकि हम इजरायली सोल्जर्स, इजरायली कमांडर्स खासतौर पे अपना एक वैकल्पिक एक नौकरी भी अलग रखते हैं, वो उस पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो गाजा में एक डॉक्टर को आज इजराइल ने किडनैप करने के लिए बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया। अब डॉक्टर को क्यों किडनैप करना था? क्योंकि वो देर अल बला मैंने बताया कि जहां पर हमास ने हमला भी किया बाद में, देर अल बला में डॉक्टर को किडनैप एक इजराइल की स्पेशल फोर्स ने किया। डॉक्टर मरवान अल हम्स, ये अल मवासी एरिया खान यूनिस में जो देर अल बला में काम कर रहे थे, अल मवासी एरिया के थे। इनको किडनैप किया, और इनको किडनैप करते हुए 2 पत्रकारों को जान से मार दिया आईडीएफ ने। एक उसमें फोटो जर्नलिस्ट था और एक उसमें पत्रकार था। अब आप देखिए, ये लगातार हो रहा है। उसके बाद देखिए, एक जगह और एक हुआ कि एक शाहीन गेस्ट हाउस जो कि देर अल बला में है, वहां पर कई सिविलियन बहुत देर तक फंसे रहे। आईडीएफ गोली चलाता रहा, लेकिन उसके बाद हमास के सोल्जर्स आ गए, उन्होंने उन लोगों को छुड़ाया। पिछले 24 घंटे में अभी तक 134 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से करीब 59,029 शहीद हो चुके हैं, और 1,42,135 इंजरीज हो चुकी है। 18 मार्च से, जब से नेतन्याहू ने अपना नया ऑफेंसिव शुरू किया, 18 मार्च 2025 से, तब से 8,196 गाजा के जो सिविलियंस हैं शहीद हो चुके हैं, और 30,094 लोग घायल हुए। उसके बाद देखिए, एक और जो जदना बेकरी एरिया देर अल बला में, वहां भी आज एक बड़ा मसैकर हुआ। तो देर अल बला में आज काफी इन लोगों ने कोशिश की डॉक्टर को किडनैप करने की। उसके बाद हमास ने ऑपरेशन भी किया था। तो ये सब मिला के ये हर दिन एक एरिया को केंद्रित करते हैं। तो देर अल बला को आज केंद्रित किया, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार में आपको बता रहा हूं।
अब यहां पर देखिए जो एक बड़ी बात और हो गई कि इजराइल के अंदर, इजरायली सरकार के अंदर कुछ ऐसे चीजें पैदा हो गई हैं नेतन्याहू के केस को लेके, और जो अटॉर्नी जनरल को नेतन्याहू अभी तक नहीं हटा पाया है, जो नेतन्याहू के खिलाफ है। और इसमें जो बेन गिवर है, जो कि नेतन्याहू का साथी है, जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है, इसने जो है इसके ऊपर चार्ज लगा है कि इसने कुछ गवाहों को बदलने की कोशिश की नेतन्याहू के केस में, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो इसको भी लेके बवाल मचा, और ये अंदरूनी जो इजराइल की लड़ाई चल रही है, जो लगातार जारी है, और जिसकी बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एक बड़ी वजह है जो हमास आगे बढ़ रहा है, और हमास कोई लोग इतने बड़े कत्लेआम और भूखमरी और डबल जेनोसाइड, बार बार मैं कहूंगा डबल जेनोसाइड के बावजूद ये लोग पीछे नहीं कर पा रहे। उसके बाद देखिए कनाडा मॉन्ट्रियल में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। जो पैलेस्टीनियन इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोप में, उन्होंने आज पूरा एक जो हंजाला शिप है उसको मदद पहुंचाई। जो हंजाला शिप एड के लिए गाजा में आ रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, और इस तरह की कोशिशों से अच्छा एक बड़ा प्रचार होता है। लेकिन देखिए ये जो एक बड़ी खबर है कि जो ट्यूनीजिया के पुराने पहले प्रेसिडेंट थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति मोंसेफ मरजूकी, इन्होंने एक भूख हड़ताल की घोषणा कर दी कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक गाजा में एड नहीं पहुंचेगी, और ओपन एंडेड है कि हमने कोई डेट नहीं सेट की। अब इस तरह की भूख हड़ताल पे तो लोग जा ही सकते हैं, अच्छा भारत भी नहीं जा सकते? कोई जो इतने मौलवी हैं, खासतौर पे सुन्नी मौलवी, वो हड़ताल पे नहीं जा सकते क्या? भाई ये चीज सोचना होगा ना आपको। हड़ताल पे चले जाओ, अपने घर में है, आप खाना पीना छोड़ दो और कहो कि हम ठीक है, अच्छा आप इंडेफिनेट नहीं करना चाहते हो तो सांकेतिक करो। हिंदुस्तान के पता चला कि 2000 मस्जिदों में एक साथ लोग 4 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पे हैं। बहुत बड़ा असर जाएगा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, और इस पे कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप सड़क पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक मेरा सजेशन है, ये आप करके देखो, इस चीज को आप करके देखो। उसके बाद देखिए स्टॉकहोम में भी, जो कि वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, बर्लिन में हुआ, और हिंद रजब फाउंडेशन जो कि पीछे पड़ा है आईडीएफ सोल्जर्स के, जिन्होंने कत्लेआम किया, जो छुट्टी बनाने यूरोप में जाते हैं, तो इन्होंने बेल्जियम में भी जो 2 इजरायली सोल्जर्स छुट्टी बनाने गए, उनका कच्चा चिट्ठा बेल्जियन अथॉरिटीज को सौंप दिया, और अब उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। फिर आप देखिए यमन ने फिर से आज हमला किया, और यमन के जो हमले में आज फिर से वही हुआ, इजरायली जो सेटलर्स हैं वो भागना पड़ा उनको, कई लोग उसमें इंजर्ड हुए, और जो अब्दुल अल मलिक हूती है, अंसारुल्लाह आंदोलन के जो नेता हैं सबसे बड़े, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत दुखदाई है, बहुत दुखद है कि जो पूरा मुस्लिम देश हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, गाजा के लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती है, लेकिन यमन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और उन्होंने सारे अरबी देशों को आड़े हाथ लिया। और आपको फिर से बता दें, यमन के सामने अमेरिका ने यह ऑफर रखा था कि अगर गाजा को सपोर्ट करना छोड़ दो तो हम जो हूती सरकार है, जो अंसरुल्लाह की सरकार है, उसको हम यमन की ऑफिशियल सरकार घोषित कर देंगे और तुम्हें खूब सारा एड देंगे। अभी तक यमन की सरकार इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज नहीं है, क्योंकि वहां पर एक और छोटी, एक सऊदी अरेबिया के समर्थन से एडन में एक और सरकार आपको बता चुके हैं, वो बहुत ही छोटी, मतलब हार्डली 5-7% एरिया, लेकिन फिर भी एक बनी हुई है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका ने कहा हम उस सरकार से समर्थन हटा के तुमको दे देंगे, लेकिन तो यमन को तो सत्ता का लालच दिया गया, यमन क्यों नहीं आया उसमें? और ये सऊदी अरेबिया और इस तरह के जो कतार और ये जो बेगैरत देश हैं, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो 5 रिपब्लिक फालतू की बनी हुई, क्या मुस्लिम है, फर्जी के मुस्लिम, ये लोग क्या करें? सीरिया में अल-शरा क्या कर रहा है? ये इसने क्यों मत, सीरिया में तो उसकी कलई खुल गई, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन सीरिया में अल-शरा ने, ठीक है तुम इजराइल से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम भुखमरी के खिलाफ तो बोलो, ये तो कहो कि हम कुछ मदद भेजना चाहते हैं, वो भी अरे बोलो तो, तुम ना भेज पाओ अलग बात, बोलो तो। अर्दोगन तक ने बताई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अभी इजराइल के खिलाफ बोल रहा है कि सीरिया को डिवाइड करना चाहते हो। ये अभी नई बात है क्या? तुमने तो मदद की सीरिया के डिवीजन में,
तुमने वहां पर असद को गिराए इसलिए कि सीरिया की डिवीजन हो, इजराइल और तुमने मिलके। तुम्हें नहीं पता था कि इजराइल का साथ देने का मतलब है कि सीरिया के डिवीजन, सीरिया को विभाजित करना। ये इजराइल की अपनी पॉलिसी है। इससे मैं कल स्पेशल वीडियो ला रहा हूं, आपको बता दूं। ये देखिए, अर्दोगन की भी कल खुल गई, बिल्कुल बेकार का साबित हुआ। जो थोड़ी बहुत देखिए, मैंने पूरी कोशिश की थी अरब देशों को चांस एक देने की, अर्दोगन को चांस देने की, लेकिन वो फर्जी साबित, मैं ही गलत निकला। तो इसलिए देखिए, ये अब इनका असली टेस्ट है, ये क्या करते हैं आने वाले दिनों में। इनको कुछ और नहीं तो वही होगा कि इसके लोग, जो जनता है, वो भूख हड़ताल पे जाएगी। वो इस तरह की, और ये शुरुआत होगी, भूख हड़ताल से चीजें शुरू होती फिर विद्रोह की तरफ जाती है। हमेशा हमको ये देखने को मिला है। फिर ईरान में देखिए 2 मोसाद के लोग पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट ईरान में, ये भी खुरासा में, नॉर्थ खुरासा में 2 मोसाद अभी भी पकड़े जा रहे हैं। अभी भी पूरी कोशिश हो रही है उनकी कि इन्फिल्ट्रेट करो ईरान को। उसके बाद रशियन एक जो जहाज है वो ईरान पहुंच गया है, और कैस्पियन सी में ईरान और रशिया की जॉइंट एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैस्पियन सी में अगर ईरानियन नेवी और रशियन नेवी एक साथ एक्सरसाइज कर रही है, तो जो यूरोपियन देशों के, मतलब एक यूरोपियन फाइटिंग शैली होती है, वो ईरान के नेवी को सीखने का मौका मिलेगा। और इससे जो कैस्पियन सी में, क्योंकि जब युद्ध होगा इजराइल से, अमेरिका से, पूरे भाई एक साथ होगा, रशिया मतलब अलग अलग भी हो सकता है, वो एक साथ ही एक तरह से माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका चाइना पे अटैक करे, नेटो रशिया पे करे, और इजराइल ईरान पे करे, तो साथ ही मिलकर मतलब रशिया, चाइना, ईरान साथ ही मिलकर लड़ेंगे। तो अब जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो कैस्पियन सी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कैस्पियन सी में ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हो रही है, इनका एक खास महत्व है। उसके बाद देखिए, एक चीज और सामने आई है। आज इजरायली ऑफिशियल्स ने माना कि उन्होंने जितनी डींगे आकी थी कि हमने ईरान के इतना सब बेस उड़ा दिया, वो गलत था, वो सही नहीं था। वो उसमें सच का अंश कम था। फिर ईरान में जो उनके नए जो चीफ ऑफ स्टाफ है महमूद मूसवी साहब, उन्होंने कह दिया कि हमने सारे जो हमारा नुकसान हुआ था हमने रिप्लेस कर दिया। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी ये पूरी एक खबर चल रही है दोबारा। उसके बाद आप देखिए तो जो ईरान में जो उनकी जो अपनी थल सेना है, वो भी अब एक्सरसाइजेस इस तरह की कर रही है कि उसको मल्टी फ्रंट वॉर में लड़ना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कई जगह से इजराइल पे हमला करें, कई पॉइंट से, इराक के माध्यम से, जॉर्डन के माध्यम से। इजराइल पे तो हमला करना ही है। इजराइल पे ईरान ने हमला करेगा तो इजराइल उस पर कर देगा। लड़ाई तो होनी है, युद्ध तो होने। मैंने तो ये अब डीबी लाइव के पॉडकास्ट में भी कहा, कई बार बता चुका हूं, ये शांतिपूर्ण समाधान संभव ही नहीं है। तो ये जो देखिए एक बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद देखिए सीरिया। अब सीरिया में क्या है कि जो सीज फायर इन्होंने अनाउंस किया था कि ड्रूज और जो अरब ट्राइब्स हैं, और अरब ट्राइब्स में भी 2 हैं, एक प्रो जुलानी है, और जो जुलानी सरकार की सेना वो अलग है, जो अरब ट्राइब्स में वो अलग है। अरब ट्राइब्स में भी एक बड़ा हिस्सा प्रो जुलानी है, लेकिन उससे भी बड़ा हिस्सा एंटी इजराइल है। वो एंटी जुलानी नहीं है, लेकिन एंटी इजराइल है। और एंटी जुलानी कभी भी हो सकता है, उसके अंदर फिलिस्तीन के प्रति उसकी हमदर्दी। उन लोगों के सप्लाई रूट्स काट दिए जुलानी ने, अपने लोगों को वहां से विड्रॉ करा लिया। ड्रूज जो वहां पर थे, और जिन पे अब साफ हो गया है कि ड्रूज पे जो अत्याचार हुआ, जिनको बचाने के नाम पे इजराइल आया, वो अत्याचार जुलानी के लोगों ने किया इजराइल के कहने पे। तो इजराइल ने जो ड्रूज हैं उन पे अत्याचार करवाया, फिर उनका प्रोटेक्शन करने के लिए आ गया, ताकि सीरिया में उसको घुसपैठ करने का मौका मिले, और उसने किया भी। और ये अलशरा इतना बेवकूफ है कि इसने मान ली बात, और अर्दोगन ने मान ली। अर्दोगन ने भी कहा हाँ सीज फायर। अरे सीज फायर तो धोखा है भाई। कहां हमास के लोग जो हैं, जो आपको बताऊं, वो जो पहले पॉइंट मैंने शुरू में कहा था, हमास के लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि कोई सीज फायर का मतलब नहीं है। ईरान के लोग भी इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि बातचीत ठीक है, हम जारी रखेंगे, लेकिन हम कोई गंभीर नहीं है। हम जानते हैं कि अमेरिका युद्ध की तैयारी करता है बातचीत की आड़ में। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ दिखा रही हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
और ईरान और हमास दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि इसका कोई, कि अभी जो ये सारी, अच्छा, और सीरिया में क्लियर हो गया है कि रूस को बचाने के माध्यम से इजराइल सुवेदा को भी मिला लेगा, जैसे कुनेत्रा तक आई गया, सुवेदा तक आ जाएगा। उसके बाद उसने ऐसी फोर्सेस को जो एंटी इजराइल ने पीछे कर ही दिया है। जब तक अल शरा है तब तक इजराइल को फायदा है। अच्छा, अल शरा को हटा भी दे, अभी तो अल शरा उसके सामने झुक गया तो उसको मारने की जरूरत नहीं, लेकिन मारने की बात तो कही दी थी, धमकी तो मिली गई थी। और अल शरा कोई खामनेई तो है नहीं, अल शरा की हालत खराब हो गई, पैंट गिली हो गई। तो ये जो देखिए पूरी एक जो स्थिति है, उसमें एक बात साफ हो गई है कि अब अल शरा जो है वो पूरी तरीके से प्रतिक्रियावादी हो गया है, वो पूरी तरह से फिलिस्तीन विरोधी हो गया है, वो भी वैसे ही खुखार दानव है। नेतन्याहू की तरह कोई फर्क नहीं है अल शरा और नेतन्याहू में। ये सारी स्थितियां देखिए अब साफ होती चली जा रही। आज इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने बहुत सारी उड़ानें भरी सुवेदा में, फिर से वही धमकी वाली चीज। और किसको धमका रहे हो तुम? जुलानी तो तुम्हारा आदमी, तुम धमका रहे हो उन अरब ट्राइब्स को जो फिलिस्तीन के साथ है। वो भी सुन्नी है, सब सुन्नी है, सुन्नी अरब ट्राइब्स जो हमास के साथ हैं, जो फिलिस्तीन के साथ हैं, जो फिलिस्तीन में आके लड़ना चाहती है, उनको धमका रहे हो। ये जो लफंगे मवाली तुमने बुलाए थे, ये तजाकिस्तान और बलूचिस्तान, पता नहीं कहाँ से, ये सब जो हैं, ये सब इजराइल के कहने पे काम कर रहे हैं। वो पूरा दिख रहा है, साफ हो गया वो। उसके बाद जो एक बड़ी चीज और हुई है कि इजराइल, सोचिए, सीरिया के सुवेदा में एड पहुंचा रहा है, और गाजा में जहां पर कुछ ही किलोमीटर दूर भयंकर मात्रा में एड है, और UNRWA बार बार कह चुका है, ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं कि 20 लाख लोगों को 3 महीने खिलाना और उनकी दवाई, सब कुछ का इंतजाम, और इजराइल एड भेज रहा है सुवेदा में, और यहां पर एड वो रोके हुए पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने, सबकी नजर के सामने। तो ये देखिए आज का प्रसारण अमरीश मिश्रा स्पीक्स का। कल देखिए मैं एक वीडियो सीरिया पे स्पेशल जारी करूंगा, और कल उसके बाद जो रेगुलर वीडियो है वो तो आएगा ही। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।